क्वांटिटी सर्वे के प्रैक्टिकल में आपने करना क्या है भाई, एक तो आपको फाइल बनानी पड़ेगी इसमें। फाइल में आपने क्या करना है, या तो आप एक सिंपल फाइल ले लो या फिर सिंपल पेजेस पे बना लो। तो इसके आपके 5 या 6 प्रैक्टिकल है, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ओके सर। तो आपके पास इसके प्रैक्टिकल की लिस्ट पड़ी है, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने लिखने हैं, है भाई किसी के पास या नहीं? हाँ जी, अनुभव। सर आस्था नहीं है, अनुभव। नहीं सर, लिस्ट नहीं है। अच्छा, और आपने मेरे को एक बार स्टडी स्कीम भेजी थी, याद है? तो उसमें देखना एक बार, हो गया नहीं, क्योंकि ना मेरे पास ना प्रिंटेड फॉर्म में थी, तो वो कॉलेज में ही पड़ी है। अब कॉलेज तो आपको पता बंद ही पड़े हैं। सर वो स्कीम के अंदर शायद नहीं है, उसके अंदर सिर्फ उसकी अर्जी करनी है, मेजर प्रोजेक्ट वर्क का है उसके अंदर। आप ना अनुभव मेरे को ना अभी जो स्कीम है वो व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पे, ठीक है? चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, उसके अंदर आपका पहला एक्सपेरिमेंट है एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग, सिंगल रूम या डबल रूम। तो आप ये प्रोजेक्ट भी कर रहे हो वैसे, तो पहला एक्सपेरिमेंट आपने जो है, या पहला प्रैक्टिकल जो है, वो आपने करना है टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ ए सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी बिल्डिंग। पहले सिंगल स्टोरी का बना लेंगे, उसी का सेकंड पार्ट बना लेंगे डबल स्टोरी का। तो बनाने का क्या तरीका है पता है सभी को? कौन से मेथड से बनाना है? भाई बनाने का मेथड क्या है? देखो, बिल्डिंग एस्टिमेट के 3 मेथड होते हैं हमारे पास। लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, सेकंड है सेंटर लाइन मेथड, और जो थर्ड है वो होता है हमारे पास क्या, क्रॉस मेथड, ठीक है ना? तो क्रॉस मेथड तो हम करते नहीं है, तो हम ज्यादातर यूज करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो कि इजी और काफी कन्वीनियंट मेथड होता है हमारे लिए, ठीक है जी। ये भाई अमनदीप कौन है, 17 बैच का, रोल नंबर 6। शादी रिटेन होया था जी, दोबारा एडमिशन लिया। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है जी, आपने अब अपना जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करना है। अभी मैं आपके ग्रुप में ना एक पीडीएफ डालूंगा, तो उसका आपने एस्टिमेट बनाना है, ठीक है? ओके सर। तो चलो थोड़ा आपको ना बेसिक समझा देता हूँ। तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज क्वांटिटी सर्वेइंग। देखो, एक तो होता है क्वांटिटी सर्वेइंग, एक होता है एस्टिमेशन, एक होता है कॉस्टिंग, और एक होता है वैल्यूएशन। 4 टर्म्स जो होती हैं, जो 4 टर्म्स होती हैं, ठीक है ना? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वो मैंने ऑफ किया था, एक सेकेंड। तो ना सबसे पहले होता है क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग का क्या मीनिंग होता है वो समझना है। उसके बाद हमने देखना है एस्टिमेट किस चीज को बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो थर्ड टर्म है हमारे पास, ठीक है, क्वांटिटी सर्वेइंग हो गया, एस्टिमेट हो गया, एक होता है कॉस्ट या कॉस्टिंग, और एक होता है वैल्यूएशन। तो सबसे पहले क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग का क्या मीनिंग है? आवाज आ रही है या नहीं? यस सर आ रही है। हाँ, क्वांटिटी सर्वे का मतलब होता है, क्वांटिटी सर्वे का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का मतलब है कोई हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं या हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं,
ऐसा कोई भी काम जिसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो, चाहे वो आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आप सिविल इंजीनियरिंग यूज कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी कितनी क्वांटिटीज, ठीक है, मटेरियल्स की कितनी क्वांटिटी यूज होगी, वो कहलाता है क्वांटिटी सर्वेइंग। अब क्वांटिटी का मतलब क्या है? मात्रा। जैसे ब्रिक्स है, अब हम एक थोड़ी ना बोलेंगे ब्रिक्स की कितनी मात्रा यूज हुई, हम बोलेंगे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हुए, मतलब कितने ईंटें हमारी यूज होंगी। होंगी मतलब कि हम फ्यूचर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं द प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल मतलब फ्यूचर में आने वाली क्वांटिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी को हम क्वांटिटी सर्वेइंग में काउंट करते हैं, किसी स्ट्रक्चर में कितनी, ठीक है, ब्रिक्स यूज होंगी, कितनी ब्रिक्स यूज होंगी। इसके अलावा आपका कितना क्वांटिटी में सैंड यूज होगा, कितनी क्वांटिटी में सीमेंट यूज होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी मिसलेनियस आइटम्स कितनी यूज होने वाली हैं, वो तो आ जाती है आपकी क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। क्वांटिटी सर्वे, सर्वे मतलब चीजों को पता लगाने की कोशिश करना, क्वांटिटी सर्वे कहलाता है। दूसरा होता है एस्टिमेट। पहली टर्म क्लियर हुई सभी बच्चों को भाई? पहली टर्म का क्या मतलब है क्वांटिटी सर्वे का? यस सर। हाँ जी। सेकंड आपका होता है एस्टिमेट। एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एग्जीक्यूट मतलब शुरू करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपका फ्यूचर कॉस्ट क्या बनेगा, कितना पैसा आपका लगेगा, आपके पास कितना पैसा हो कि आप उस काम को शुरू कर पाओ, वो आपका कहलाता है एस्टिमेट, ठीक है जी। तो एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल मतलब लगभग लगभग कितना खर्चा उस स्ट्रक्चर को बनाने में आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। अब एस्टिमेट भी आपका अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग मेथड से आप एस्टिमेट को कैलकुलेट करते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह पे घूमने जाना है, तो आप थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालते हो उस जगह के लिए, उस जगह पे खाने पीने का सामान हो सकता है महंगा हो सकता है आपके शहर के रिलेटिवली सस्ता हो, वहां पे आने जाने का आपका एक्सपेंस कितना लगेगा, आपका रहने का कितना, तो वो सारा जो आप कैलकुलेट करते हो वो एस्टिमेट ही तो होता है। इसी तरह जब हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आने वाले खर्चे को हम एस्टिमेट बोल देते हैं, ठीक है जी। बेसिक टर्म थी, समझ आई आप लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तीसरी टर्म आती है आपकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? वैल्यूएशन का एक सिंपल सा मैं आपको मतलब समझाता हूं। मान लीजिए आपने शोरूम से एक बाइक खरीदी आज, आपने 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीद ली, तो उसकी आज के समय में वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, आपको ना ये लगा कि नहीं यार ये बाइक तो हमें रखनी नहीं है, हम तो कोई बढ़िया सी और लेके आएंगे। तो 6 महीने बाद क्या वो बाइक आपकी 1 लाख रुपए की वापस बिक जाएगी? यस और नो? नो सर। नहीं बिकेगी। हो सकता है उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाए, उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डे बाय डे हर ऑब्जेक्ट की लगातार कीमत में कमी आना, डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन पेपर में पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू में, मतलब उसके प्राइस में डेली कमी आती चली जाती है। तो 6 महीने बाद हो सकता है वो आपकी 80,000 में बिके, 70,000 में बिके, ठीक है ना। तो जितना कमी आई दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और वैल्यूएशन का मतलब होता है प्रेजेंट डे में किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है। अब आप कहोगे कि सर स्ट्रक्चर से इसका क्या लेना देना? देखिए भाई, आज आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया, आपने एक कोठी बनाई या एक बंगलो बनाया, आपने हो सकता है आज आपने 1 करोड़ रुपए का बनाया हो, लेकिन आज से 10 साल बाद 10 साल बाद उसकी कीमत जो है वो भाई 1 करोड़ नहीं रहेगी,
ठीक है ना, उसकी कीमत जो है वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है उसका एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ स्पान होता है। ये आपकी क्लास में भाई अब तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बच्चे, बताओ। तो हर स्ट्रक्चर का ना एक लाइफ स्पान होता है। अब मान लीजिए अगर हम एवरेजली 50 साल मान के चलते हैं एक स्ट्रक्चर की लाइफ, तो 10 साल तो ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर चल चुका है, तो अब उसका लाइफ स्पान जो है वो 40 साल का बचा है। तो भाई 40 साल उसने और चलना है, तो उसकी वैल्यू में कोई ना कोई कमी तो आई है। तो उस समय उसकी जो वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, 10 साल बाद वो कहलाएगी उसकी वैल्यूएशन। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, घर तो अगर हमने चंडीगढ़ में लिया 1 करोड़ का, 10 साल बाद तो वो हमारा 20 करोड़ का बिकेगा। कहोगे ये बात या नहीं? यस सर। मेगा सिटी में कहोगे ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना ये सारी बातें हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स की अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। जैसे बैंक में हम लोन लेने जाते हैं, ठीक है, मैंने 1 करोड़ रुपए का घर बना लिया, तो 10 साल बाद मैं उस पर लोन लूंगा, तो बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, वैल्यूएशन ना लोन पर्पज में ज्यादा काम आता है। तो बैंक के ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर में सिविल इंजीनियर ही होते हैं, जो मतलब उन्होंने रखे होते हैं या तो प्राइवेटली या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो वे क्या करते हैं, उस घर की वैल्यू निकालते हैं। हो सकता है 10 साल बाद उस घर की वैल्यू 80 लाख रुपए है, तो वो आपको ना 70 या 75 लाख रुपए का लोन देंगे। ठीक है, ताकि भाई अगर कोई भी व्यक्ति उस लोन को वापस ना कर पाए तो भाई वो अपनी रिकवरी पूरी कर सके। ठीक है, तो वैसे तो प्रैक्टिकली चीजों की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन आता है। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है प्रेजेंट डे के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। आई विश आपको ये 3 टर्म समझ आई होंगी, क्वांटिटी सर्वे, ठीक है ना, एस्टिमेट, वैल्यूएशन। लास्ट टर्म आती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है भाई किसी भी काम को करने के लिए आपका, ठीक है ना, एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ, एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ। मतलब आपने एक घर बनाया, पहले आपने एस्टिमेट बना लिया कि भाई हमारे घर पे तो भाई 40 लाख रुपए लगने थे, मान के चलो 40 लाख रुपए लगने थे। लेकिन जब आपका घर बन गया, कंप्लीट हो गया, तो किसी ने पूछ लिया भाई आपने घर बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, तो कितना खर्चा आया, कितनी कॉस्टिंग हुई? तो आपने एग्जैक्टली बताया कि हमारे घर पे तो भाई 45 लाख रुपए लगे हैं। तो जो एग्जैक्टली वैल्यू आपने बताई है ना, जो आपकी लगी है, वो आपकी कहलाती है कॉस्टिंग। तो कुछ बच्चे ना एस्टिमेट और कॉस्टिंग दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि एस्टिमेट भी वही चीज है और कॉस्ट भी वही चीज है। एस्टिमेट का मतलब होता है प्रोबेबल, लगभग लगभग लगने वाला खर्चा, एग्जैक्ट नहीं होता। और कॉस्टिंग होती है एग्जैक्ट कॉस्ट। क्लियर है इतनी बात? 4 टर्म्स आपको समझ आई? हाँ जी, यस और नो? तो ये चारों टर्म आपने अपनी फर्स्ट प्रैक्टिकल में लिखनी है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपने ना, मैं आपको ना वो बताऊंगा जो आपके पेपर में आनी है, डेफिनेशंस। तो ये चारों आपने अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल में लिखनी है, ठीक है जी? यस सर। सर प्रैक्टिकल फाइल लगानी है या फिर कैसे करना है? जैसा आपका मन करे, जो आपको ठीक लगे। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे एस्टिमेट की। तो आपने अलग अलग तरह के एस्टिमेट पढ़े होंगे, पढ़ लिए होंगे, आपको पढ़ा दिया होगा पहले थ्योरी में, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जिसका दूसरा नाम है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, इसका एक और नाम है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट। 4 नाम है, मतलब चारों में से कोई एक नाम आपको बोल दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ठीक है जी? समझ आया? होता क्या है ये कोई बताएगा? कोई बता सकता है? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में कौन कौन से आपके आइटम्स आ जाते हैं? सर इसमें बताइए जरा। अप्रोक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में अप्रोक्स, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर हम कौन कौन सी आइटम्स को काउंट करते हैं?
इसमें सर प्लेन एरिया और क्यूबिक कंटेंट लेते हैं सर, नहीं जी, या प्लेन एरिया क्यूबिक कंटेंट? नहीं गलत, वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है। और बताओ। चलो मैं एक लाइन बताता हूँ, एक लाइन को अच्छे से याद कर लेना, आपको फुल नंबर मिलेंगे जब भी आप इसको एक्सप्लेन करोगे। देखो इस एस्टिमेट के अंदर अलग से एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड शो की जाती है। कॉस्ट ऑफ लैंड, भाई जमीन है, किसी जमीन पे स्ट्रक्चर बनाना है तो उस जमीन का खर्चा कितना है, कॉस्ट ऑफ लैंड लिख लो चाहे आप। उसके बाद उस लैंड के ऊपर आपने मान लीजिए 3 बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, तो एक बिल्डिंग का कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा आपका बना या बनेगा, आपकी वो आ जाती है। फिर भाई आपको रोड भी बनाने पड़ेंगे उस सोसाइटी या कॉलोनी में, तो उन रोड का कितना खर्चा लगेगा। उसके अलावा आपको सैनिटरी वर्क भी तो करना पड़ेगा, आपको वहां पे सैनिटरी वेस्ट वाटर को ड्रेन करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम डालना पड़ेगा, ठीक है ना, मैन होल्स। और आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितना खर्चा आएगा, इन सब आइटम्स को आप क्या करोगे, ठीक है, आप इंजीनियर हो, आपने इन सब आइटम्स को लिखा, इन सब का आपने एक अप्रोक्स खर्चा बनाया। आप कहां भेजोगे इस खर्चे को, बताइए जरा। आप भेजोगे इसको हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी जो मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक, तो वो इसको अप्रूवल देगा, इसके लिए सैंक्शन देगा आपको कि हाँ जी भाई हमारे इंजीनियर ने ये खर्चा बताया है लगभग, तो हमें ये खर्चा इसको देना पड़ेगा, तभी वो अपना काम स्टार्ट करेगा। इसके लिए आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है बच्चा मेरे को? चलो ऑप्शन देता हूं, शॉर्ट में या डिटेल में। शॉर्ट में रिपोर्ट बनती है या डिटेल में, बताओ क्या करोगे आप? डिटेल में। डिटेल शॉर्ट में। हाँ जी, डिटेल में सर। शॉर्ट में सर। अरे शॉर्ट में कौन कह रहा है ये? अरे बोलो यार, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुमने मतलब सेमेस्टर शुरू हुए तुम्हारे 2 महीने हो गए, तुम्हें कुछ भी नहीं पता अब तक। मैं ना डायरेक्टली प्रैक्टिकल बोलूंगा, लिखो बस, मैं समझाऊंगा नहीं कोई भी चीज, छोड़ो। तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और मेरा भी, ठीक है ना। पीडीएफ भेज दूंगा, ये लिख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, छोटे बच्चों की तरह लिखते रहोगे। सही कह रहा हूँ या गलत? बोलते ही नहीं है, कैसे बच्चे हैं, बोलो। नहीं सर, बताओ सर। नहीं सर, समझा दो आप। मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दो ना फिर। ब्रीफ का क्या मतलब डिटेल है? है सर, डिटेल। गधे हो तुम सारे। डिटेल होता है। कर ब्रीफ का मतलब इन शॉर्ट होता है। हाँ इन शॉर्ट, अरे इतना टाइम थोड़ी ना तुम वहां पे डिटेल में। तुम पता क्या करोगे यार, सिंपल सी बात है, एक ना छोटी सी रिपोर्ट बनाओगे। छोटी सी रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जी सरकार को, मान लो तुम सरकारी ऑफिसर लग चुके हो सारे, ठीक है, तो तुम ना एक तहसील बनानी है, तो तुम कहोगे जी हमने ना 25 किले जमीन के खरीदे, ठीक है, वहां पे हमें ये बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे इतना खर्चा इसका आएगा, बस भेज दोगे। ब्रीफ रिपोर्ट भेजते हो। क्वेश्चन नहीं पढ़ा कभी, ब्रीफली एक्सप्लेन? ब्रीफली का मतलब होता है भाई कम से कम शब्दों में कहानी समझाओ। यार इंग्लिश का पेपर दिया होगा कभी, ठीक है जी, तो उसमें आप क्या करते हो भाई, क्या कह रहे हो? मैं कहती कमजोर लग रही है, ब्रीफ डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है भाई, अब समझ आ रहा है अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, कौन कौन सा उसमें काम इंक्लूड करोगे आप? कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंग आप वहां बनाओगे, कॉस्ट ऑफ रोड, सैनिटरी वर्क और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी आइटम आपकी अप्रोक्स में आ जाती हैं, रफ में आ जाती हैं, रफली। भाई ये चीजें तो जरूरी होती है ना हर जगह पे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भेजोगे आप अपनी रिपोर्ट बना के, वहां पे बताओगे कि कितनी अर्जेंसी है आपको काम की, ठीक है जी। तो
भाई आप ना इसके अलावा इस सब काम में 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड करते हो, जिसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसीज। सुना है सभी ने वर्ड कॉन्टिंजेंसीज? भाई देखो, यस और नो में जवाब दिया करो। अगर आपको कोई चीज नहीं पता मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने कॉन्टिंजेंसीज वर्ड सुना है या नहीं सुना है? आस्था, अभिषेक, अनुभव, नहीं सुना मनीष? नहीं सुना क्या? नहीं सुना सर। अब सुन लो ध्यान से सर भाई। मैंने तो सुना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब सुन लो ध्यान से भाई। जब भी आप कोई एस्टिमेट बनाते हो ना, तो उसमें आप हमेशा 5% एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के चलते हो। अब सपोज करो तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है? जाना है या नहीं जाना? हाँ जी सर। यस सर। अभी मत जाना, अभी कोरोना हो रहा है। बाद में जाना, बाद में जाना जब ठीक हो जाएगा। सुनो, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमें ना दिल्ली जाना है, ठीक है? दिल्ली जाने का किराया 300 रुपये लगता है आने जाने का। क्या पूरे 300 रुपये लेके जाओगे क्या? नहीं Yes or सर, no? एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। हाँ, तो एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा जो लेके चलते हैं ना हम, उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसीज। तो आपसे पेपर में पूछेगा वो, व्हाट इज कॉन्टिजेंसीज, किसको बोलते हैं और ये कितनी लेके चलते हैं? तो याद रखना, कॉन्टिजेंसीज 5% होती है। सपोज कीजिए आपने ना 50 लाख रुपए का काम करना है, आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना 50 लाख का। तो अब सरकार को 50 लाख रुपए थोड़ी ना मांगोगे सरकार से, आप 5% एक्स्ट्रा मांग के चलोगे। क्यों मांग के चलोगे? हो सकता है भाई आपने ना इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगवाने थे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल लगवाने थे, और वही आपने लगवा दिए पोल। अब वहां पे तेज आंधी आई और वो पोल गिर गए, तो आपको फिर भाई उनको दोबारा लगवाने के लिए क्रेन, लेबर मंगानी पड़ेगी। अब आपने खर्चा तो 50 लाख मंगाया था, लेकिन ये तो आपका मिसलेनियस में ऐड हो गया ना। अब आप क्रेन मंगाओगे, उसका भी किराया देना पड़ेगा, कुछ बंदे लगाओगे वहां पे, उनको भी देना पड़ेगा ना। तो वो सारा कहाँ से पूरा करेंगे फिर हम? अपनी जेब से तो पूरा नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको कॉन्टिजेंसीज के थ्रू। तो 5% हम कितनी 5% लेके चलते हैं, 5% कॉन्टिजेंसीज। याद रखना सभी, हर एस्टिमेट में चलती है ये। क्लियर है इतना? यस सर। यस। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है अलग अलग काम के लिए, मान लीजिए पहला काम है आपका, आप किसी हॉस्पिटल को डिजाइन कर रहे हो, तो हॉस्पिटल में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस बेसिस पर तैयार किया जाता है, कोई बता सकता है? सर नंबर ऑफ पेशेंट्स। सर कितने बेड लगेंगे? हाँ बेड्स या फिर उसके हिसाब से फैकल्टी दोनों जो दोनों दोनों बच्चों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है पर बेड। तो भाई हॉस्पिटल के अंदर पर बेड के हिसाब से एस्टिमेट बनाया जाता है, ठीक है जी? एक बेड का मान लीजिए 2,000 रुपए खर्चा है, तो टोटल वहां पे 20,000 बेड बनने हैं, तो उसके हिसाब से बनेगा। अगर आपका स्कूल है या आपका कॉलेज है, स्कूल है या कॉलेज है, तो उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस बेसिस पे बनेगा? पर स्टूडेंट के हिसाब से। भाई एक स्टूडेंट के ऊपर कितना खर्चा कॉलेज में होता है? अब एक स्टूडेंट का खर्चा मतलब भाई वो पानी भी पिएगा बच्चा, है ना, वो भाई बेंच पे भी बैठेगा उसको। अब देखो एक सिंपल सी बात है, एक क्लासरूम है, चाहे वहां पे एक बच्चा बैठे चाहे वहां पे 50, पंखा तो चलेगा, तो बिजली तो कंज्यूम होगी। यस और नो? यस यस सर। सर। अब एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे हैं, वाटर कूलर तो चलाना पड़ेगा पानी के लिए, वाटर कूलर चलेगा, बिजली भी लेगा, प्लस पानी का खर्चा, है ना? तो भाई पर स्टूडेंट के हिसाब से एस्टिमेट बनाया जाता है। सिनेमा हॉल और थिएटर, सिनेमा और थिएटर, यहाँ पर एस्टिमेट किस बेसिस पर बनता है? सीटिंग सीटिंग के बेस पे। पर सीट के बेस पे, पर सीट। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किस बेसिस पर बनता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एस्टिमेट बनाना है, रफ एस्टिमेट किस बेसिस पे बनाओगे? बताओ भाई। मेंबर्स के हिसाब से कितने रहेंगे? नहीं, प्लिंथ एरिया बेसिस पे बनता है। प्लिंथ एरिया। हाँ, रोड बनाना है किस बेसिस पे बनाओगे एस्टिमेट?
रोड बनाना है और चैनल बनाना है। रोड और चैनल, चैनल तो पता है ना सभी बच्चों को किसको बोलते हैं चैनल। जिस जिस बच्चे को चैनल पता है वो हाथ वाला सिंबल भेजे। भेजो वही हाथ वाला सिंबल, देखते हैं किस किसको चैनल पता है। अमनदीप, आस्था, अभिषेक, 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 अक्षय, अमित, काजल, रोल नंबर 7 डेटल, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12 अंकित, अंकुश, अनुभव, भेज दो भाई। आस्था को पता है और नहीं किसी को पता। चलो फिर आस्था बताओ सभी बच्चों को क्या होता है चैनल। जल्दी करो, ये जूम बंद होने वाला है यार, फटाफट करो। सर चैनल जो हाइड्रोलिक्स में बनते हैं, जैसे ओपन चैनल बनता है। तो मतलब तो बताओ ना, ओपन चैनल का क्या मतलब है। सर चैनल का मतलब तो कोई पर्टिकुलर पाथ और रूट होता है, बाकी सर स्पेसिफिक नहीं पता। अरे बेटा, चैनल का मतलब होता है पानी ऐसा पास कोई होते हैं भी ना। जिसमें से पानी फ्लो करता है, जैसे रिवर, कैनाल, ठीक है ना। रिवर, कैनाल, आपका बड़ा वाला नाला, बड़ा जो नाला होता है वो, इन सब को क्या बोलते हैं हम, चैनल ही तो बोलते हैं। जिसमें से आपका कोई भी फ्लूइड पास होता है उसको चैनल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है सर। ये बात समझ आई। चैनल उसको बोलते हैं। तो जो आपका रोड और जो चैनल होता है भाई, इसका एस्टिमेट पर किलोमीटर के हिसाब से बनता है। 1 किलोमीटर पे कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए हम बना रहे हैं 100 किलोमीटर लंबा चैनल, 100 किलोमीटर लंबा रोड, तो उस बेसिस पे। उसके बाद अगर आपको कलवर्ट और ब्रिज, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कलवर्ट और ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है। कलवर्ट क्या होता है और ब्रिज क्या होता है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये बंद होने वाला है 5-7 मिनट में। सर कलवेट होता है जिसका उसका स्पैन होता है 1.6 मीटर, और ब्रिज का उसका बड़ा 1.6 मीटर से बड़ा होता है। गलत, गलत बता रहे हो। अरे 6 हिंदी में ही मीटर से बता कम दो। होता है सर। कलवर्ट क्या होता है, मेरे को कलवर्ट हिंदी में बताओ। बताओ, तुम सिविल इंजीनियर हो सारे और तुम देख लो कैसे चुप बैठे हो। अच्छा नहीं लगता सिविल इंजीनियर चुप बैठे। बताओ, कलवर्ट और ब्रिज। ब्रिज तो होता है पुल, कलवर्ट क्या होता है। पुड़िया होता है सर। हाँ वेरी गुड, पुलिया होता है पुलिया। सर। पुलिया सुना नहीं है वर्ड, पुलिया। अब देखो भाई क्या होता है। मान लीजिए किसी जगह पे 6 मीटर या 6 मीटर से कम, 6 मीटर या 6 मीटर से कम, हम क्या करें, कोई मान लो नदी है, मान लो कोई नदी है, छोटी नदी है जो 6 मीटर चौड़ी है। अब मुझे नदी से एक साइड से दूसरी साइड जाना है। अब मैं तैर के तो जाने से गया, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है ना, जिसको हम पुलिया बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कलवर्ट। कलवर्ट आपका ना हमेशा देखना हाईवे पे बना होता है। हाईवे में क्या होता है, पानी को ना, मान लीजिए बरसात होगी तो पानी को एक साइड से दूसरी साइड जाना होता है, तो कलवर्ट बना दिए जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियों के ऊपर कलवर्ट बना दिए जाते हैं। ब्रिजेस क्या होते हैं, ब्रिज आपको पता ही है, पुल होते हैं बड़े वाले जिसमें अबटमेंट फायर यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई। तो यस सर। कलवर्ट और ब्रिज जो है, इनका एस्टिमेट जो है पर मीटर स्पान के हिसाब से बनाया जाता है कि भाई इनका स्पान कितना है, 1 मीटर स्पान पे कितना खर्चा आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो स्पैन होता है, स्पैन वर्ड नहीं, तो स्पान बोलते हैं इसको। चलो इसका बताओ, इन केस ऑफ सीवरेज प्रोजेक्ट। सीवरेज प्रोजेक्ट है आपका, सीवरेज तो समझते हो ना, वाटर सप्लाई में पड़ा होगा। क्या होता है सीवरेज। यस सर। एक तो वेस्ट होता है जहाँ से सीवेज, डंप करते हैं। एक एक तो होता है सीवेज, एक होता है सीवरेज। दोनों में क्या डिफरेंस है।
सीवेज और सीवरेज, बोलो। सीवेज और सीवरेज, भाई आप लोग ना कुछ नहीं बताते। सीवेज तो सर वेस्ट मटेरियल होता है सर, सीवेज में वेस्ट मटेरियल आएगा और सीवरेज में सर वो पाथ आएगा जिसके थ्रू हम उसको ड्रेन ऑफ करेंगे। ना, ऐसे नहीं होता। बाकी अच्छा है, चलो कोशिश कर रहे हो आप बताने की। भाई एक बार पढ़ना इस चीज को, ठीक है। वेस्ट वाटर को एक बार थोड़ा उठा के पढ़ना, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो देखना एक बार थोड़ा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो सीवरेज प्रोजेक्ट होते हैं ना आपके, ठीक है ना, इनका जो एस्टिमेट है पर हेड ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है, पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको याद कर लेना फिलहाल, फिर मैं आपको बता दूंगा इसका पूरा मीनिंग क्या है, क्योंकि ये क्लास आपकी ना जूम में आपको पता ही है जल्दी जल्दी ये थोड़ा सा 40 मिनट का ही होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक पता क्या होता है? वाटर टैंक तो पता होगा सभी को, पानी को स्टोर करने के लिए जो टैंक बनाया जाता है उसको वाटर टैंक बोलते हैं, या पानी की टंकी घरों में होती है सभी के। ओवरहेड क्या होती है? सर जहां से पानी ग्राउंड सप्लाई लेवल होता के है। ऊपर सर। हाँ जी, करण क्या कह रहे थे? करण बोलो। मैं कहता सर जो ग्राउंड के ऊपर बनाया जाएगा उसको ओवरहेड, और जो नीचे बनाया जाएगा वो डिप्रेशन में सर। डिप्रेशन नहीं होता, तू अपनी अलग से इंजीनियरिंग बना रहा है, कौन सी चाइनीज ऑथर की बुकें पढ़ने लग गया क्या? डिप्रेशन वो होता है अंडरग्राउंड। देखो दो तरह का वाटर टैंक होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और एक ओवरहेड। अंडरग्राउंड वो होता है जो धरती की गहराई में कुछ सेवरल मीटर की गहराई में बनाया जाता है। ओवरहेड वो होता है जो धरती से ऊंचाई पर बनाया जाए। जो ओवरहेड होता है ये गांव में बनाया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है वहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं। ये 3 लाख 4 लाख कैपेसिटी का होता है, 3 लाख लीटर कैपेसिटी। छोटे छोटे गांव में होता है जहाँ पे ना 100 200 300 घर होते हैं, ठीक है, वहां पे बनाया जाता है। और जहां पे शहर होता है वहां पे फिर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, ठीक है जी। अंडरग्राउंड मतलब ये है कि वहां पे ना पानी की सप्लाई जो है वो ट्यूबवेल्स के थ्रू चलती है, जैसे अंबाला में, समझ रहे हो। तो भाई इनका जो एस्टिमेट है वो बनता है कैपेसिटी पर लीटर ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है पर लीटर के बेसिस पे। तो इतना समझ आया, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट समझ आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी आपके पास 1-2 मिनट है, जल्दी जल्दी कोई डाउट हो पूछो, बता दो, फिर ये बंद हो जाएगा। नो सर। जो भी मैंने आपको बताया ना इसको हिंदी में समझ के अच्छे से आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, पेपर में आपको फुल नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक बार एक क्विक रिकैप बताता हूं इस चीज का। इस एस्टिमेट को, ठीक है ना, इस एस्टिमेट को या इस एस्टिमेट में हम कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, जगह का खर्चा, बिल्डिंग बनाने का खर्चा, रोड बनाने का खर्चा, सैनिटरी वर्क और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। इन सब की एक ब्रीफ रिपोर्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन में भेजते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, अप्रूवल देता है हमें, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन तो पता है ना सभी को क्या होता है, हायर अथॉरिटी, प्रशासन, सरकार भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, 5% कॉन्टीजेंसीज लेके चलते हैं, 5% अपने एस्टिमेट का एक्स्ट्रा पार्ट लेके चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इस एस्टिमेट के मतलब अलग अलग काम के लिए कैसे एस्टिमेट बनता है। जैसे हॉस्पिटल पर बेड के हिसाब से बनाता है, हॉस्पिटल में अप्रोक्सीमेट बनाना है कितने बेड है, स्कूल कॉलेज के लिए पर स्टूडेंट, सिनेमा के